माली की तबीयत खराब थी और आज माली की जगह उसका बेटा पौधों और फूलों को पानी देने आया था। सारा दिन पौधों को पानी देता और सारी सारी रात सीएसएस की तैयारी करता। वो अपने बाप की गरीबी मिटाना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा था। कई बार अपने बाप से ये भी कह चुका था कि बाबा, आप लोगों के घरों में मजदूरी करते हैं तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, मगर जल्द आपकी इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। एक दिन मालिक की बेटी, जिसका नाम सजल था, वो यूनिवर्सिटी जा रही थी कि लड़के के हाथ से पानी का पाइप फिसला और सजल की कमीज भीग गई। इसको बहुत गुस्सा आया। इसने अपने पैर से जूती उतारी और लड़के को पूरी तरह मारना शुरू किया। क्या मजाल है कि लड़के ने आगे से उसका हाथ रोकने की कोशिश की हो। जब मालिक के बेटे को मार मार कर थक गई, तब उनकी उनकी तो तमाम किताबों को आग लगा दी, ये कहते हुए कि तुम गरीब लोग कब से अमीर होने के ख्वाब देखने लगे और कैसे बड़े अफसर बनोगे। तुम्हारी औकात हमेशा हमारे पैरों के नीचे ही रहेगी। बेचारा मालिक का बेटा वहाँ से चला गया। मालिक को जब पता चला तो वो मालिक के घर आया, सजल से अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगी। 2016 में सजल ने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और इंटरव्यू देने के लिए जब वो पहुंची तो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ तो मालिक का बेटा। ये इन दिनों की बात है, जब मैं कॉलेज की कैंटीन में मुलाजिम था। जब मैंने पहली बार सजल को देखा था, वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ चुकी थी और सजल के साथ अपनी ज़िंदगी बताने के ख्वाब देखता था। मगर मैं अपने औकात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपने बाप की गरीबी मिटाना चाहता था। ये मेरे बचपन का ख्वाब था। बड़े बड़े इदारों में मैं तलीम हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा खुद ही अपने बलबूते पर तलीम हासिल करना शुरू की। मैट्रिक के बाद एफए और बीए प्राइवेट एडमिशन बेचे और घर में ही तैयारी करना शुरू की। सारा दिन कैंटीन पर ख्वार होता, मगर रात के वक़्त मैं खूब पढ़ाई करता। वो लड़के जो मेरे साथ कैंटीन में काम करते थे, वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अगर तू रात को नहीं सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा, लिहाजा कोशिश करो कि कम से कम अपनी नींद पूरी कर लो। लेकिन अगर मैं सोता तो मेरे वो सारे ख्वाबों का क्या जो मैंने देखे थे, जिनको मैंने जागती आंखों से देखा था। मैं अपनी ज़िंदगी के कठिन तरीन दिन गुजार रहा था। कॉलेज की लड़की और लड़के कैंटीन में खाना खाने के लिए आते, फिर कभी चाय या जूस पीते और गपशप लगाकर वापस चले जाते। ये बड़े बड़े ख़ानदानों के लड़के और लड़कियां थीं, मगर आज पहली बार मुझे पता चला कि इंसान जितना दौलतमंद हो, लेकिन वो दौलत से कभी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। वो दिन मुझे आज तक याद है जब कॉलेज के लड़के ने कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था। वो कई दिनों से मुझे कॉलेज में अपसेट नज़र आता था। जब भी कैंटीन में आता तो मैं उसके चेहरे को गौर से देखता। मैं उसके चेहरे की परेशानी पढ़ सकता था। वो हमें अपने दोस्तों के दरमियान होते हुए भी कई सोचों में गुम होता। ऐसे महसूस होता था कि वो बहुत उदास है। उसके मरने के बाद कैंटीन के मालिक से मुझे पता चला कि लड़के का वालिद लंदन में रहता था, जबकि उसकी माँ हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टीज़ अटेंड करती थी। जब उसकी माँ घर वापस आती तो नशे की हालत में होती थी। बेटे ने कई बार अपनी माँ से कहा कि आपको देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग आपको छोड़ने के लिए हमारे घर आते हैं, जिनकी तो मैं शक्ल भी नहीं देख सकता, मगर आपने इनसे दोस्ती कर रखी है। माँ चूँकि नशे में होती थी, वो अपने बेटे से ही बहकी बहकी बातें करती थी। बाप उम्र की शीशे में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की सोच में था, जबकि उसकी माँ उसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। लड़का माँ और बाप की वजह से ज़हनी इज्जत में था और जब बर्दाश्त ना हुआ तो अपनी जान दे दी। इसी तरह एक अमीर घर की लड़की ने कॉलेज के अंदर ही अपनी नस काट ली थी, वो भी अपने बाप की वजह से, क्योंकि उसका बाप उसी की उम्र की लड़की को ब्याह कर घर ले आया था। लड़की की माँ से ये बात बर्दाश्त ना हुई और वो घर छोड़कर चली गई। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि लड़की की सौतेली माँ उसकी सहेली निकली। इसी तरह के वाक़यात मैंने पिछले 5 से 10 वर्ष में देखे और इस नतीजे पर पहुंचा कि जब हम दीन से दूर हो जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितना माल है। हम दिली सुकून
हासिल नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि सज्जल के बारे में ना सोचूं, इस बात को समझूं कि सज्जल एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मैं तो एक माली का बेटा हूँ। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपने आप को रोक ना पाया सज्जल के बारे में मैं सोचने के लिए। वो लड़के जिनके साथ वो कैंटीन में आती थी, वो मुझे अपने अच्छे मालूम नहीं होते थे। कई बार मेरे दिल में आया कि सज्जल को मना करूं कि इन लड़कों के साथ मेल जोल ना रखे, मगर फिर दिल में आया कि बेटा अपनी औकात में रहो, नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे और पटाई भी खूब होगी। वो मेरी कैंटीन में जब भी आती तो मैं अपना चेहरा ढांप लेता था, ये सोचते हुए कि कल को अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो सज्जन मुझे ये देखते हुए ही ठकरा दे ना दे कि मैं तो इनके कॉलेज का मामूली सा मुलाजम था। ये मेरी खाम ख्याली थी या जो भी था, मैं अपने आप को मुतमिन करने के लिए ये हरकत करता था। जब भी सजल मुझे नज़र आती या इससे सामना होता तो मैं अपना चेहरा छुपा लेता, चेहरे पर मास्क लगा लेता। आज वो लड़के कैंटीन में चाय पीने के लिए आए थे, मगर उनके साथ सजल नहीं थी। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कोई और वजह थी, लेकिन जिस दिन वो कॉलेज ना आती तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। जब तक उसे देख ना लूँ मुझे चैन ना आता। लड़कों को मैंने चाय दी तो वो सजल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। एक लड़का जिसका नाम नुमान था, बाकी लड़के उससे मजाक कर रहे थे कि आज तो तुम्हारी मशूका नहीं आई, इसलिए आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। इस पर नुमान ने कहा कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। लड़के उससे कह रहे थे कि झूठ मत बोलो, हमने देखा है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, जबकि नुमान इस बात को ठुकरा रहा था और बार बार कह रहा था कि मैं उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करता। मेरे पास उसके करीब जाने की एक और वजह है और इसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता, लेकिन याद रखना मैं उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। ये सुनकर उसके सारे दोस्त हैरान थे और फिर गपशप में मसरूफ़ हो गए। नुमान की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैं किसी न किसी बहाने से इनके करीब से गुजरता और इनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश करता। नुमान ऐसा क्यों कह रहा था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन किसी न किसी लिहाज से वो सजल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे कुछ दोस्त थे, काफ़ी आवारा थे, लेकिन काम के थे। वो मेरी खातर अपनी जान भी दे सकते थे। इन्हीं में एक दोस्त था जिसका नाम ज़फ़र था, जिसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया कि नुमान के बारे में ये जानने की कोशिश करो कि ये लड़का कौन है, इसका बाप क्या करता है, इनका घर कहाँ है। काफ़ी कोशिशों के बाद ज़फ़र सिर्फ इतना जान पाया कि नुमान की माँ इस दुनिया में नहीं और वो अपने बाप के साथ भी नहीं रहता। किसी न किसी वजह से वो अपने बाप से नाराज़ है। नुमान का बाप उसे मनाने की कोशिश करता है, बार बार हॉस्टल के सामने गाड़ी खड़ी करके नुमान से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा अपने बाप का सामना नहीं करता। ज़फ़र ने हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा तो उसने भी इस बात की तस्दीक की कि नुमान का बाप पिछले 2 साल से अपने बेटे से मिलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसकी एक झलक देखने के लिए कई घंटे हॉस्टल के बाहर खड़ा रहता है, फिर जब थक जाता है तो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर नुमान अपने बाप से नहीं मिलता। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्टल के बाकी लड़कों के सामने ही अपने बाप को जलील किया और कहा कि जब मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तो क्यों बार बार आप हॉस्टल में मुझे मिलने के लिए आ जाते हैं। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। अगर इसी तरह आपने मुझे तंग किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस दिन के बाद वो बाप अपने बेटे से मिलने ना आया। इस चीज़ से साबित होता था कि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन बेटा किसी वजह से अपने बाप से नफ़रत करता था। मैंने ज़फ़र से ये भी पूछा कि जानने की कोशिश की कि वो अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों करता है, मगर इसके बारे में ज़फ़र ना जान पाया और कहा कि मैं इसकी वजह जानने की पूरी कोशिश करूँगा। किसी न किसी दिन ये जानने में कामयाब भी हो ही जाऊँगा। अब्बा की तरफ से मुझे फ़ोन आया। आवाज़ से ही मैंने पहचान लिया कि अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, शायद अब्बा को बुखार था। अब्बा मुझसे कहने लगे कि बेटा तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैंने अब्बा से कहा अब्बा जी आप हुक्म करें। कहने लगे बेटा
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, लिहाजा कुछ दिनों के लिए तुम कैंटीन में मत जाओ और इधर मेरे पास आ जाओ। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, तुम मालिक की हवेली पर आ जाओ। अब्बा सेठ जबरान की हवेली में काम करते थे। वो वहाँ माली थे जो पौधों और फूलों की देखभाल करते और पानी देते। मैंने कैंटीन के मालिक से बात की कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्बा की जगह उस हवेली में काम करना चाहता हूँ। कैंटीन के मालिक ने मुझसे कहा कि अपनी जगह किसी दोस्त को रिप्लेसमेंट के तौर पर दे दो ताकि मुझे यहाँ कोई मसला ना बने। कैंटीन में नौजवानों का रश बढ़ता है और मेरे पास लड़के बहुत कम हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी जगह जफ़्फ़ा को कैंटीन पर लगा लिया और ख़ुद सेठ जबरान की हवेली में चला गया। ये बहुत बड़ा बंगला था। सेठ बहुत बड़े कारोबार करते थे। वो एक टेक्सटाइल मिल के मालिक थे। अब्बा मुझे सेठ साहब के बारे में बताया करते थे कि उनके पास बहुत दौलत है। इतनी दौलत है कि 7 नस्लें अगर उस दौलत को ज़ाया करना शुरू करें तब भी दौलत में कमी नहीं आएगी। मैंने अपनी कुछ किताबें साथ ली क्योंकि मैं साथ साथ मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। सुबह सुबह ही सेठ जबरान की गाड़ी जब घर से निकली तो मैं देखकर हैरान हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि गाड़ी के अंदर सजल मौजूद थी। पहली बार मुझे पता चला कि वो सेठ जबरान की बेटी है। खैर मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि अब सजल कम से कम दिन में मुझे 1-2 बार तो नज़र आ ही जाएगी। कभी कभी मैं दिल में सोचता था कि सजल और मेरा कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। इसलिए तो किस्मत बार बार सजल को मेरे सामने ले आ रही थी। रात के वक़्त जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो सेठ जबरान मेरे कमरे में आए। मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सेठ साहब ने मुझे बैठने को कहा। इसने मेरे हाथ में किताब देखी तो कहा, ज़रा किताब तो दिखाओ। फिर कहने लगा, क्या तुम मुकाबले के इम्तिहान में अपीयर होना चाहते हो? मैंने सेठ साहब से कहा कि जी सेठ साहब, मैंने जब उससे होश संभाला गरीबी की ज़िंदगी देखी है और अब्बा के बकौल हमारी 7 नस्लों में कभी कोई सरकारी नौकरी ना कर पाया। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कुछ मेहनत कर लूँ ताकि अब्बा की दिली ख्वाहिश पूरी हो और मेरी अच्छी सी जॉब हो जाए। मेरी ये बात सुनकर सेठ साहब मुस्कुराने लगे और कहा, बेटा अगर इसी तरह तुमने कोशिश जारी रखी तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। बस कामयाबी का एक असूल हमेशा याद रखना, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, हिम्मत नहीं हारना, हालात को देखते हुए अपनी कोशिश नहीं छोड़नी। ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है। अक्सर वो लोग कामयाब होते हैं जो इन मुश्किलात से गुजर कर अपनी मंजिल पा लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने हूँ। मेरा बाप भी गरीब है मगर मुझे पढ़ने लिखने और आगे आने का शौक़ था। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैं मुल्क से बाहर चला गया। वहाँ एक कंपनी में काम करने लगा। फिर जब उस काम में महारत हासिल हो गई तो वापस अपने वतन में आ गया और टेक्सटाइल की दुनिया में नाम कमाया। सेठ जबरान की बातों से मुझे बहुत तसल्ली हुई। मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो चुकी थी। सेठ वापस चले गए लेकिन इनकी बातों पर मैं गौर करता रहा। दिल में सोचता रहा कि शायद इसने अपनी बेटी से मेरे बारे में बात की होगी या नहीं, कि मैं CSS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मगर फिर सोचने लगा कि अगर वो अपनी बेटी को बताए या ना बताए इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अगले ही दिन सुबह सुबह सजल जल्दी में थी। शायद उससे काले से देर हो रही थी। वो ड्राइवर को आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी से गाड़ी निकालो, क्लास से लेट हो रही हूँ। मैं सजल की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगा और शायद इसी वजह से गलती से पानी का पाइप मेरे हाथ से फिसला और उसकी कमीज़ पानी में भीग गई। सजल से ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसने मेरे साथ वो किया जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मेरे तमाम ख्वाबों पर पानी फिर चुका था। उसने अपने पैर से जूती निकाली और मुझे पूरी तरह मारना शुरू किया, जबकि उसका ड्राइवर बार बार सजल से कह रहा था कि बीबी जी लड़के को माफ़ कर दो, इससे गलती हुई है, इसका बाप बीमार है और ये अपने बाप की जगह यहाँ नौकरी करने आया है, ये नया है इसलिए उससे गलती हुई है, उसे माफ़ कर दो। लेकिन वो ड्राइवर की कोई बात नहीं सुन रही थी, मुसलसल मुझे मारी जा रही थी। मगर मैं चुपचाप
बैठा रहा और उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश ना की। बाद में वो मेरे कमरे में आई, मेरे बैग में जितनी किताबें थीं उनको आग लगा दी। यहाँ मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने मेरी तमाम किताबों को आग लगा दी। मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर अफसोस कि मेरा नुकसान हो चुका था और वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। जब सारी किताबें जल गईं तब उसने मुझसे कहा कि तुम जैसे लोग हमारे पैरों के नीचे रहेंगे, लिहाजा कभी भी ऊंचे ख्वाब देखने की कोशिश मत करो। माली का बेटा ऑफिसर बनने की ख्वाब देख रहा है। अल्लाह की शान उम्मीद है कि आज तुझे अपनी औकात का पता चल गया होगा, लिहाजा आज के बाद हमेशा अपने काम पर फोकस करो और अपनी औकात में रहो। मुझे सजल की ये बात सुनकर हैरत हुई। कमीज़ भीग जाने की वजह से उसने मेरी पिटाई की। मुझे ये बात बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन इसके बाद उसने जो मेरी किताबों को आग लगाई, ये भला मैं कैसे भूल सकता था। मैं हैरान था कि मैं ऐसा गर्द दिमाग था कि ऐसी लड़की से प्यार करता था। इससे साबित हो चुका था कि सेठ जबरान ने अपनी बेटी के सामने बात ज़रूर की होगी कि माली का बेटा मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, मगर अफसोस कि सजल एक दांगड़ी लड़की साबित हुई। मैं तो उस पर आशिक हो चुका था, लेकिन उसकी सीरत से नावाकिफ़ था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि सजल इस किस्म की लड़की है। मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं किस किस्म की लड़की से मोहब्बत कर बैठा और अपने दिल में उसे जगह दी, जबकि वो तो बहुत गिरी हुई लड़की थी। गरीब और नादार लोगों के बारे में इस किस्म के ख्यालात रखती थी, उन्हें अपने पाँव की जूती के नीचे समझती थी। खैर, मैंने अब्बा को फ़ोन किया कि अब्बा, मैं गांव आ रहा हूँ, आप भी यहाँ नौकरी पर ना आए। मेरी बात सुनकर अब्बा हैरान हुए। मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ। मैं रोने लगा। अब्बा मुझसे कहने लगे कि मैं इधर आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले उधर इधर मत आना। सजल की वजह से मेरा दिल टूट चुका था। मैं बहुत ज़्यादा गमगीन था। इम्तिहान करीब थे, लेकिन कई दिनों तक मैं पढ़ ना पाया, लेकिन पढ़ना ज़रूरी था। नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना था। ये तो मेरा ख्वाब था जो मैंने अपने ख़ानदान, अपने बाप की वजह से देखा था। भला मैं इस ख्वाब को कैसे पूरा ना होने देता। इस ख्वाब को मैं हर हाल में पूरा करना चाहता था। अब्बा शहर आए, मुझसे मिले तो अब्बा के सामने मैं रोने लगा। फिर अब्बा को मैंने सारा वाक़या बताया, इस बात की ज़िद की कि आप इधर नौकरी ना करें। अब्बा मुझसे कहने लगे, बेटा, मैं सजल को बचपन से जानता हूँ, ये बचपन से ही ऐसी है। इसे शायद कोई बीमारी है या फिर कोई और बात। ये गुस्से में पागल हो जाती है, लेकिन दूसरे ही दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये अपने बाप से भी इसी तरह बिहेव करती है, घर के मुलाजमों से भी लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन दूसरे दिन रोकर उनसे माफ़ी मांगती है। बेटा, दिल की बुरी बिल्कुल नहीं, बस गुस्से की तेज़ है। मगर अब्बा ने जो बातें कही, मैं उन पर यकीन कैसे कर सकता था। इसने मुझे जलील किया। मुझे इससे नफ़रत हो चुकी थी। मैं वहाँ से चला गया, वापस कैंटीन में आया, ज़फ़र का शुक्रिया अदा किया। ज़फ़र मुझसे कहने लगे कि यार, मैंने नुमान के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। ये भी मालूम कर लिया कि वो क्यों सज्जल को अपने जाल में फंसा रहा है, वो अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों करता है। ज़फ़र मुझे तमाम बातें बड़ी तफसील से बताना चाहता था, लेकिन मैंने ज़फ़र से कहा कि गोली मारो नुमान को और सज्जल को भी। मैं इनसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इसके सज्जल को फंसाने के पीछे क्या मकासद हैं, मुझे ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं। बाढ़ में जाए सज्जल और नुमान भी। ये सुनकर ज़फ़र हैरान हुआ, कहने लगा, यार, कल तो वो तुम्हारे दिल में बसती थी, तुम उससे बहुत मोहब्बत करते थे, अब इतनी नफ़रत क्यों करने लगे। मैंने ज़फ़र को सारी हकीकत बताई और कहा कि आइंदा नुमान या फिर सज्जल को मेरे सामने नाम नहीं लेना। दूसरे दिन मेरे बाप ने मुझे कॉल की। मैंने तुझसे कहा था कि वो लड़की अपनी गलती पर पेशेमान होगी, वो तुझसे मिलना चाहती है, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती है। मैंने उससे बताया कि तुम कॉलेज की कैंटीन में मुलाजम हो, वो आज तुझसे मिलेगी, तुझसे माफ़ी ज़रूर मांगेगी। मगर अब्बा पर नाराज़ हुआ कि आपने उसे तो क्यों बताया कि मैं उसी के कॉलेज की कैंटीन में मुलाजमत करता हूँ। मैं तो पिछले 3 बरस से ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था, अपना मुंह छुपा लेता। मैं जल्दी में था, मैं नहीं चाहता था कि कैंटीन में उस लड़की का और मेरा सामना हो।
मैं अपना सामान पैक करने लगा और हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज की कैंटीन से चला गया। मैं वापस गांव आ चुका था। इम्तिहान में तकरीबन 1.5 माह बाकी था। मुझे अपना फोकस पढ़ाई पर करना था। इम्तिहान हुए तो मेरी मेहनत रंग लाई। पहले अटैम्प्ट में ही तहरीरी इम्तिहान पास किया, कामयाब हुआ। इसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ भी काफ़ी सारे तलबा आए हुए थे जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान पास किया था। इनमें सजल भी शामिल थी। वो मेरे सामने बैठी थी। आंखों आंखों से ही वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मैं उसकी आंखें पढ़ सकता था। मुझे मालूम था कि वो अपने किए पर पशेमान है, उससे माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन वो जगह माफ़ी के लिए मौजू नहीं थी, इसलिए वो मुझसे बात ना कर पाई। फिर एक एक करके हमारे इंटरव्यू हुए। मेरा इंटरव्यू काफ़ी बेहतर हुआ और मैं वहाँ से चला गया। मैं उस लड़के का भी सामना नहीं करना चाहता था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन था जब मैं CSS मुकाबले में पहली 10 पोजीशन होल्डर में शामिल था। मैंने 8वीं पोजीशन हासिल की थी और मुझे इस बात का भी पता चला कि सज्जर का इंटरव्यू क्लियर ना कर पाई क्योंकि लिस्ट में इसका नाम नहीं था। मैं उस दिन बहुत खुश था। इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि जब पापा को मेरी कामयाबी के बारे में इल्म होगा, वो बहुत खुश हुए और यकीनी तौर पर सज्जल को भी इस बात का इल्म हो चुका होगा कि मैं अब ऑफिसर बन चुका हूँ। मैं ASP भर्ती हुआ तो मेरे बाप की आंखों में आंसू थे। ASP बनने के बाद पहला केस जो मेरे सामने आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये एक लड़की का केस था जिसको उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था। मौका पर पहुंचा तो पता चला कि जिस लड़की को कत्ल किया गया है वो सजल है और उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर नुमान था। इस जालिम ने बड़ी ही बेदर्दी से सजल को मारा था। मैंने सबसे पहले सफ़र से मुलाकात की। उसने मुझे बताया कि मैं उस दिन तुम्हें सारी बात तफसील से बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरी बात ना सुनी। अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो शायद ये वाक़या ना होता। सेठ जबरान नुमान की मां से खुफिया तौर पर मिलता था। ये उन दिनों की बात है जब नुमान मैट्रिक में पढ़ता था। नुमान के बाप ने जब सेठ जबरान को अपनी बीवी के साथ मुलाकात करते देखा तब उसने अपनी बीवी का गला घोंट दिया और उसे जान से मार डाला। नुमान अपने बाप से नफरत करने लगा और जब बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि सेठ जबरान ही थे। वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। वो सजल को अपने जाल में फंसाना चाहता था ताकि सजल को तकलीफ में देकर सेठ जबरान को ज़हनी इज्जत मिले और अपनी माँ का बदला ले सके। मुझे ये बात सुनकर अफसोस हुआ। मुझे ऐसे महसूस होता था कि मैं ही सजल का कातिल हूँ क्योंकि वो तो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन मैं उसके सामने नहीं आना चाहता था। मेरा ख्वाब शायद अब ये अधूरा रहा। जो मुकाम मैं हासिल कर चुका था ये तो मुझे मिल चुका, लेकिन अफसोस कि मैंने सजल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।